अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रिसर्च बिन मुफ्ती हसन की 16वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जब हमने डाटा कलेक्शन कर ली और उसके बाद हमने डाटा एनालिसिस कर लिया और उसके बाद हमें पता चल गया कि पहला बाब उसको किस तरह लिखना है, और फिर उसके बाद दूसरा बाब कौन सा होता है, तीसरा कैसे लिखना होता है, या तीसरे बाब को कैसे हमने मुतय्यन करना होता है, लिखाई तो अभी सीखेंगे। फिर चौथा और पांचवा बाब जिसमें हमने एजीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देख ली, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आम तौर पे एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है उसको भी देख लिया। आज की वीडियो में हम बाब नंबर 2 और बाब नंबर 3 इसको लिखने का जो तरीका है और उसके बारे में जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको दूंगा। और उसके लिए आपने किस तरह से अपने जो रोबोट्स हैं और अपनी मशीनें तैयार करनी हैं और जो अपना डाटा है उनको किस तरह से देना है, उसको मैं एक नज़र आपको अपना जो किया हुआ काम है वो दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे प्रॉम्प्ट्स की मदद से बाबे दोम को लिखने का आइडिया और बाबे सोम को लिखने का आइडिया, और उनके लिए प्रॉम्प्ट्स जो है वो आपको पहले और दूसरे कमेंट के अंदर मिल जाएंगे, वहां से ले लीजिएगा और उसके मुताबिक लिखिएगा। लेकिन एक बात अब भी याद रखें कि जब भी आप बाब दोम सोम या किसी भी बाब को लिखने लगें तो इस प्रॉम्प्ट से आपको एक तैयार मवाद तो मिल जाएगा, लेकिन उर्दू में होगा या अरबी में होगा तो टर्निटिन उस एआई को तो नहीं पकड़ सकेगा। लेकिन अगर आपने कोई और पब्लिश शुदा मवाद को मिनवान कॉपी किया है तो फिर वो प्लेजरिज्म के अंदर आएगा, उसको आपने अपनी जिम्मेदारी पर ही लेकर जाना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपको लिख कर जो मवाद दे तो स्वाय कोटेशन और इक़्तिबासात के, क्योंकि वो तो मेनवान ही आपने अपने आर्टिकल में लेकर जाने हैं या अपने थीसिस के बाब में लेकर जाने हैं। लेकिन उसके अलावा जो दाएं बाएं जो उसका पैराग्राफिंग होती है, इसने जो लिखी है आप उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर अपने दिमाग से वहाँ लिखें। तो ये होगी आपकी मेहनत। और अगर आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके अल्फाज अच्छे हों, बहुत अच्छे आपको लग जाएं, तो फिर भी कोशिश करें अपना जहन वहाँ लड़ा के उसके अंदर मजीद एडिशन करना या डिलीट करना या कुछ मेहनत वहाँ पे आपकी शामिल हो और नजर आए। बिल्कुल रैंडम ना करें। बाज मरतबा ये चूंकि मसनूई जहानत है तो मुमकिन है कि उसने वो बात इतनी गहराई से ना लिखी हो जितने आप गहराई से लिख लेते। तो इसलिए मेरी हर वीडियो में इस बात से आप कभी भी गलत तासुर ना लें कि आप इसको बस आंखें बंद करके ही मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक लिखवाते चले जाएंगे और आगे चलते चले जाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वाइवा के टाइम पे कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपने लिखा क्या है। तो इसलिए ये कम से कम पता हो कि आपने लिखा क्या है। तो अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इंशाल्लाह चलेगा। और बहुत ही आसान है बाब दोम और बाब सोम का लिखना। अगली वीडियो के अंदर फिर हम बाब चहरम और आखिरी जो कंक्लूजन का बाब होगा उसको लिखने के लिए भी आपको तरीका बताएंगे। और फिर बहुत जल्द ही हम इंशाल्लाह इस रिसर्च मुफ्ती हसन की जो एक तवील सीरीज थी ये मुकम्मल हो जाएगी। और फिर दूसरी तरफ हमारे जो टूल्स हैं उनको सिखाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। यहाँ अगर आप देखें तो हमारा जो पहला सेशन था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि पहले बाब के अंदर तारुफ होगा, दूसरे के अंदर साबका लिटरेचर का जायजा यानी लिटरेचर रिव्यू जो आपके प्रपोजल के अंदर था उसको भी उठाकर पेस्ट करना है बाब दोम में। और उसके साथ फिर आपने मजीद लिटरेचर को लिखना है। तो उसमें ये होता है कि इसमें आपके मौजू पर पहले से मौजूद रिसर्च का तनकीदी जायजा पेश किया जाता है और ये साबित किया जाता है कि आपकी तहकीक में नया क्या है, यानी रिसर्च गैप आप इस बाब में लिखते हो। तो ज़ाहिर है कि ये बाब इतना छोटा तो नहीं होगा कि 5-6 आर्टिकल्स होंगे। अगर एम फिल का है तो कम अज़ कम 15 आर्टिकल्स तो हों, और अगर पीएचडी तो कम अज़ कम 25 से 30 आर्टिकल्स तो हों जो जिनका आप एनालिसिस और तजिया करके आप अपने इस बाब के अंदर लेकर आओगे। तो कैसे करना है प्रॉम्प्ट इसके लिए मैंने रेडी किया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम बाब सोम की तरफ जाएंगे और बाब सोम में होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑलरेडी आपने मुख्तसरन रिसर्च प्रपोजल में लिखा था। इसमें आकर आपने ये जिक्र करना होता है कि आप पूरा एक बताते हो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने क्वालिटेटिव इख्तियार की थी जिसमें मैंने पहले बताया कि इंटरव्यूज होते हैं, और या क्वांटिटेटिव इख्तियार की थी जिसमें सिर्फ आपने जाकर सर्वे किया था, गूगल फॉर्म वगैरह जिस तरह बनाकर आपने डेटा इकट्ठा किया। तो आपने ये सारी रुदात असल में जिक्र करनी होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आप बताते हो कि मेरी मेथोडोलॉजी क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव थी या मिक्स थी, और वो आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाली को उन्होंने चूज करवाया था आपसे। आपके डिफेंस के अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप लिखते हो कि हाँ जी मेरी ये रिसर्च थी, मसलन क्वालिटेटिव थी, और उसके बाद मैंने फलां तारीखों से फलां तारीख में पूरी एक कहानी जिक्र करनी होती है इसमें कि मैंने ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है और ये मेरा थियोरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क को आप बाकायदा इस बाब के अंदर लिखते हो। उसके बाद फिर एक पूरी स्टोरी लिखते हो कि मैं
इस तरह से मैंने डाटा इकट्ठा किया, कौन कौन सी शख्सियात थी, किन किन ओहदों पर वो थी। और आप पूरे डाटा की तफसीलात बताते हो कि मैंने इस तरह से इतने इंटरव्यूज़ किए, इतने उनसे सिलेबस या इतने डॉक्यूमेंट्स या इतने जो है ना वो जो पॉलिसी पेपर्स हैं वो मैंने इकट्ठे किए, और इस तरीके से मैंने उनको इकट्ठा किया। उसके बाद फिर आप एनालिसिस की पूरी स्टोरी बता रहे हो कि मैंने फलां फलां सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए डाटा का तज्जिया किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर मैंने उससे रिजल्ट्स निकाले। और वो रिजल्ट्स वहाँ पे फिर जहाँ पे आप ये बात कर रहे हो थीसिस के अंदर, बाब सोम में, तो वहाँ पे आपने ना लिखना होता है, और साथ डायग्राम वो जो आपने बनाई थी एटलसटी से बनवाई थी या दूसरी किसी सॉफ्टवेयर से ना, डायग्राम जो एनालिसिस के दौरान निकाली थी आपने, या टेबल निकाला था या पिक्चर निकाली थी, वो वहां पे पुट करते हो कि ये देखें डायग्राम है, और उसका अपना एक तरीका होता है फिगर का, कि नीचे आप लिखते हो कि भाई फिगर 4.2 या 1.2, जो भी उसका नंबर आता है उसके मुताबिक, और साथ एक्सप्लेन करते हो कि इस फिगर में क्या है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये पूरी कहानी बतानी होती है कि मैंने डाटा एनालिसिस कैसे किया। और फिर डाटा एनालिसिस के अंदर ज़ाहिर है आपको ने कुछ थीम मुतय्यन किए थे, और पूरा जो इंटरव्यूज़ का और डॉक्यूमेंट्स का डाटा था वो आपने कुछ थीम्स के अंदर बंद किया था, और कुछ कोड्स थीम के तहत, हर थीम के तहत 3 4 5 या 10 कोड्स आपने मुतय्यन किए थे। और सारा डाटा जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज से था उसको पढ़कर, उसको ट्रांसक्राइब करके, टेक्स्ट में बदल के, उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपने उसका एनालिसिस करके, फिर आपने वो उसके उसको चंद कोड्स के अंदर और चंद हेडिंग्स के अंदर बंद कर दिया था। तो ये पूरी स्टोरी आपने लिखनी है। फिर एक एक कोड और एक एक थीम को जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना है कि ये थीम मैंने क्यों मुतय्यन किया, ये कोड मैंने क्यों मुतय्यन किया। समझ रहे हैं इस पूरी बात को? तो इस तरह से करके आपने ये तीसरा जो बाब है इसके अंदर ये सारी स्टोरी लिखनी होती है। खुलासा ये हुआ कि डाटा इकट्ठा कैसे किया और डाटा का एनालिसिस कैसे किया, ये आपने यहाँ पे लिखना होता है। और ये कहानी आप खुद भी सारी की सारी लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म के वो हवालों की जरूरत नहीं। अलबत्ता जब फ्रेमवर्क का की तशरीह करोगे यहाँ पे ज़रा डिटेल में करनी है, प्रपोजल में आपने मुख्तसर की थी। और जब रिसर्च मेथडोलॉजी जब यहाँ पे जिक्र करोगे तो ज़रा मजीद तफसील में करोगे, और डिटेल में बताओगे कि भाई ये रिसर्च मेथडोलॉजी असल में मेरे वाली है क्या, वही प्रपोजल वाली को ना एक्सटेंड करना है, फैलाना है। और इसी तरीके से जो फ्रेमवर्क वहां पे लिखा था तो मुख्तसर लिखा था, अब उस फ्रेमवर्क को बनाया किसने, उस थ्योरी को किसने सबसे पहले क्रिएट किया, उस बंदे का तारुफ, और किस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले उसको एस्टेब्लिश किया, किस जगह पे वो पब्लिश हुई, वो पेपर्स लेकर आओ। उन पेपर्स को आपने बाकायदा सपोर्ट करना होता है कि ये थ्योरी है इस पेपर में, और मेरी रिसर्च से यूं रिलेट होती है, इसलिए मैंने इस थ्योरी को इस्तेमाल करके इसी थ्योरी और इसी सांचे के मुताबिक अपने आर्टिकल को, अपने इस थीसिस को इसमें ढालना है। ये वो सारी चीजें जो तीसरे बाब के अंदर होती है, और ये ही एक अथेंटिक आपका ये बाब कहलाएगा अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपने ये कुछ नोटबुक मैंने अपने बनाए हुए हैं जिसमें मेरा ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है, ये मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपका भी एक नोटबुक नहीं बनेगा। आपके इंटरव्यूज़ के डेटा का, इवन अगर ऑडियोज़ हैं, ऑडियोज़ का भी आप अलग से बनवा लो। और अगर ऑडियोज़ को टेक्स्ट में बदल दिया है तो उसको भी, उस टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन को भी आपने अलग से उसका नोटबुक एलएम बना के वहां पे डालनी है। इसी तरीके से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे उनको ओसीआर वगैरह करके उसको भी वहां पे आपने डालना है एक अलग नोटबुक एलएम में। और इसी तरीके से अगर आपके पास पास्ट थीसिस हैं, ये बहुत अहम बात है, इसको सब नोट कर लें कि आपकी रिसर्च से रिलेटेड उसी यूनिवर्सिटी में या बहुत सारी दुनिया की और यूनिवर्सिटीज में पहले लोगों ने थीसिस लिखे हुए हैं, मकाले पूरे लिखे हैं, पीएचडी हो चुकी है, या उससे कुछ करीबी मौजू के ऊपर पीएचडी हो चुकी है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग था तो मुझे पता चला कि भाई इंडोनेशिया के इस्लामिक स्कूल्स के ऊपर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एम फिल का मकाला लिखा जा चुका है, मास्टर का मकाला लिखा जा चुका है। फिर मुझे पीएचडी के थीसिस, तो मुझे कुल 12 थीसिस मेरे मिल गए मेरी रिसर्च से रिलेटेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। वजह, उसकी वजह यह है कि क्योंकि उन्होंने मेहनत करके आपकी रिसर्च से रिलेटेड पूरा मकाला लिख कर वाइवा करवा के डॉक्टर बन चुके हैं। इसलिए उनका जो थीसिस होगा वो आपके लिए रीढ़ की हड्डी होगी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो रेफरेंसेस होंगे उन रेफरेंसेस के जरिए से जाकर आप वही आर्टिकल तलाश कर सकते हो। उन्होंने जो बात लिखी होगी वो बात इतनी एक्यूरेट होगी क्योंकि वो कई नज़रों से गुजरी हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थीसिस अगर आपको मिल जाए ना, जैसे कि एशियन रिसर्च इंडेक्स के नाम से आप सर्च करें, मैंने आपको शायद पिछली किसी वीडियो में बताया हुआ है, उसको देखें तो आपको पिछले सारे मकाले वो आपको मिल जाते हैं, और उनको आप तलाश करें। और वो मकाले अगर आपको मिल जाएं तो फिर तो आपका काम हो गया कि उन्होंने जिस तरह से किया है आप सेम उसी का स्ट्रक्चर को फॉलो करें, फिर 19 20 का फर्क आपका सुपरवाइजर निकाल देगा।
अब आते हैं, मैं आपको अपने कुछ दिखाता हूँ। ये मेरा नोटबुक एलएम है पास्ट थीसिस। इसके अंदर मेरे पास यानी 40 मेरे पास पास्ट थीसिस कह सकते हैं, हाँ, कि जो पिछले मेरे मौजू से मुतल्लिका लोगों ने थीसिस लिखे हैं, वो दो दो हिस्सों में थे, तो अब टोटल 20 के लें, और दो दो उनके हिस्से देखें। मसलन ये देखें, ये एक थीसिस है, ये एक थीसिस है। ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, चूंकि ये थीसिस इंग्लिश में थे और प्रिंटेड पीडीएफ तो है नहीं है, तो मुझे ओसीआर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये यहाँ पे मुझे आराम से ये पढ़ लेता है और इसको नजर आ जाते हैं। जब तक ये खोलता है, मैं साथ वाला आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा है जी, ये मेरा है इंटरव्यूज डेटा। इसमें मेरे सारे देखें, ये इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। जेटीआर यानी जामिया रशीद, ये बिल्कुल इनको रीनेम तो करना पड़ता है ना एक खास तरतीब से। तो जेटीआर एम यानी ये मैनेजमेंट का इंटरव्यू है, और 01 है, 02 है, 0 इस तरीके से जेटीआर चलता है। स्टूडेंट्स जेटीआर, टीचर्स और जेटीआर। फिर उसके बाद एम यू क्यू चलेगा, देखें मिनहाजुल कुरान एम यानी मैनेजमेंट का है, 1 2 3। इस तरीके से मिनहाजुल कुरान एस यानी स्टूडेंट्स, और मिनहाजुल कुरान टी यानी टीचर्स। तो इस तरीके से ये मेरे सारे इंटरव्यूज का डाटा मैंने ना ट्रांसक्राइब करके एक ही नोटबुक के लिए मैं रखा हुआ है। अब मेरी मर्जी है कि मैं इनसे कोटेशन उठाता हूँ। जब मैं चौथे बाब के अंदर एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये मेरा इधर आकर ये पास्ट थीसिस में आया, यूएम का एक थीसिस है जिसका ये चूंकि ये भारी है बहुत, तो इसलिए ये मुमकिन है कि थोड़ा सा गड़बड़ करे मेरे साथ। ये नोटबुक इलम अल्लाह करे कि ये हमारा खुल जाए, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल सिस्टम के ऊपर चूंकि बहुत सारी चीज़ें ओपन है, तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। तो ये मेरे वो थीसिस हैं जो मुझे मिले हैं मेरी रिसर्च से रिलेटेड। ये मेरा आ गया अगला नोटबुक एलएम जो आपको अभी बता दिया, ये मेरे इंटरव्यूज़ का डाटा है। ये मेरा दूसरा एक और नोटबुक एलएम है जो है मेरे पास, पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर इससे पहले जो बड़े बड़े लोगों ने काम किया है उनके आर्टिकल्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर लिखे गए हैं। तो मेरे थीसिस के अंदर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और एक इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन है। तो लिहाजा ये पीबीएल का जितना डाटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं साथ साथ इनको डिलीट करूंगा ताकि मेरे लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो जाए। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, वो थ्योरी क्या है, तो उस थ्योरी के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने सर्च करके यहाँ पे देखें ये लिखे हुए हैं। तो ये देखें, ये इंटीग्रेशन की थ्योरी के मेरे पास आर्टिकल्स हैं। और ये मेरे पास है डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स। एटलस्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मैंने काम करके वहाँ से जो मैंने रिपोर्ट्स तैयार की थी, रिपोर्ट जनरेट की थी, वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ इस डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स के अंदर पड़ी हुई हैं। देखें मसलन मैं यहाँ पे कोड, जो मैंने कोड बनाए थे वो कोड मेरे यहाँ पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने एटलस्टी से बनाया था। ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है। तो ये मैंने क्यों यहाँ पे डाले हैं, क्योंकि मैंने एनालिसिस उधर से कर दिया, और नोटबुक एलएम एनालिसिस नहीं करता, ये थीमेटिक एनालिसिस तो करता है, लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव है, तो ये रिजल्ट्स निकालने में थोड़ा सा कमजोर है। वरना इधर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे मेरे जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे एनालिसिस किए हुए वो पिक्चर्स हैं। मैं इनको यहाँ पे आकर इनकी तशरीह इससे करवा सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनवाया था। अच्छा, अब जब आप बाब सोम लिखेंगे तो ये सारी जो आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करके लाई होंगी, तो उनको आपने इस तरीके से इन पिक्चर्स को वहाँ पे पुट करना है अपने थीसिस के अंदर। ये मेरा जी डॉक्यूमेंट एनालिसिस, जो मैंने सिलेबस दोनों इदारों से लिया था, निसाब था, वो सारे का सारा निसाब मैंने यहाँ पे देखें ये रखा हुआ है। यूट्यूब की वीडियोस भी हैं क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल से मैंने उठाई हैं, और कुछ इनका ये अपने सिलेबस हैं, ब्रोशर्स हैं, ये सारे के सारे। और जो प्रिंटेड हैं और उनका पीडीएफ मुझे नहीं मिल सका ओरिजिनल वाला, तो ओसीआर करके मैंने पीडीएफ 24 से वो डाला हुआ है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि कितने आपको बनाने पड़ेंगे नोटबुक एलएम। और ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज का माने कि 2000 से पहले की जितनी भी रिसर्च मेरे मेरे रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल्स या बुक्स लिखी गई हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ रखी हुई हैं। ये देखें, ये सारी की सारी मेरी वो हैं। और ये मेरा नोटबुक एलएम आ गया जी। ये सारे नोटबुक एलएम की फहरिस्त आ गई। अगर आपने ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं, मैंने एक वीडियो में एक्सटेंशन सारी बताई हुई हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये जितनी भी एक्सटेंशन लगाएंगे तो आप ये सारी एक फहरिस्त देखें मेरी। ये देखें, हसन नोटबुक्स के नाम से है। ये मेरे सारे नोटबुक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे हसन नोटबुक्स के अंदर। और यहाँ पे ये देखें, ये मेरे नोटबुक सारे के सारे यहाँ पे एक तरतीब से भी नजर आते हैं। अच्छा, अब आते हैं ये इल्हाद के मौजू पर रिसर्च का मुआवन, जो मैंने अभी तक रिसर्च विद मुफ्ती हसन के अंदर एक सिंपल एक थीसिस में लिख रहा हूँ और एक प्रपोजल बनाया है, तो उसका ये नोटबुक एलएम है। इसके अंदर फिलहाल देखें अगर आप, तो
यहाँ पर ये कुछ आर्टिकल्स मैंने डाले हुए हैं, और आखिर में देखें ये मैंने जो साइनॉप्सिस बनवाया था वो भी साइनॉप्सिस यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैंने अब लिखने का काम करना है, मसलन तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बल्कि ये मैंने साथ खोला हुआ है हमारा जो नोटबुक एलएम के साथ अटैच किया हुआ जेमिनाई, या जेमिनाई के साथ अटैच किया हुआ जो नोटबुक एलएम है। तो ये मैं यहाँ पे आकर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये हमारा है। अब हम इससे लिखाई करवाते हैं। सबसे पहले बाब दोम, आपको पता है कि बाब दोम में क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब चूंकि मैं इसी के अंदर हूँ जो इल्हाद के मौजू पर हमारा ये बना हुआ है, और एक ही थ्रेड है। देखिए ऊपर जो काम मैं करवा रहा हूँ उसी के नीचे में करता हूँ। प्रो वर्जन के अंदर आप जितने भी नीचे तक जाएं तो ये किसी हद तक आपको लेकर जाता है। टूल्स में जाते हैं, टूल्स में फिर हम लर्न पे रखते हैं। और यहाँ से अगरचे मैंने एक दफ़ा ऊपर दिया हुआ लेकिन बहुत पुराना हो गया अपना नोटबुक एलिम, यहाँ आकर मैं इसको दोबारा दे देता हूँ। ये इल्हाद वाला मैं दोबारा दे देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। वरना आपको पता है ना कि यहाँ पे नोटबुक एलिम इधर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे आपका नोटबुक एलिम एक एक को अगर इस्तेमाल करना है, एक एक नोटबुक एलिम को, यानी डॉक्यूमेंट से कुछ डाटा निकालना है तो फिर सिर्फ इधर से क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो। वो इजीली होगा, क्योंकि ये ज़रा भारी पड़ता है इसको ना जब हम यहाँ से देते हैं। अब यहाँ आकर अगर इस्तेमाल करोगे तो वो नोटबुक एलिम के अंदर ही गोए कि आप काम कर रहे होंगे, तो वो आपको भारी नहीं पड़ेगा और सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इल्हाद के मौजू पर जो मैंने अपना नोटबुक के लिए मैं यहाँ दे दिया। याद रखें जब आप एनालिसिस वाला बाब लिखोगे ना, बाब जहरम, तो उस वक्त आपको मुमकिन है कि यहाँ पे प्रो वर्जन होना चाहिए और ताकतवर किस्म का टूल होना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं, तीन चार पांच नोटबुक आपको देने पड़ेंगे इधर, यानी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो सारे आपको देकर एक ही दफ़ा देंगे, फिर बार बार नहीं देने, उसी थ्रेड में फिर नीचे चलते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे बाब दोम जो कि लिटरेचर रिव्यू था वो कैसे लिखना है उसका मैं आपको तरीका अभी बताता हूँ, और प्रॉम्प्ट जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कमेंट से आप भी ले लीजिएगा। ये है जी मेरे पास प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें, प्रॉम्प्ट बराए लिखाई बाब दोम साहब का लिटरेचर का जायज़ा। प्रॉम्प्ट को आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने मकाले के दूसरे बाब यानी साहब का लिटरेचर के जायजे की तहरीर का आगाज़ कर चुका हूँ, जिसमें मुझे 20 से ज़्यादा म्यारी रिसर्च पेपर्स, कुतुब, म्यारी इल्मी मवाद का न सिर्फ तजियाती मताला पेश करना है बल्कि उनमें से आम इक़्तिबास को अपने थीसिस में शामिल करना है। हर माखज़ का के लिए हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे। हर माखज़ का की निशानदेही भी करनी है। इस मकसद की जामे मगर मुख्तसर खुलासा बयान करना है, और आखिर में अपनी तहकीक से मुतल्लिक वाज़े तहकीकी खला के लिए हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे। और आप सबसे पहले नोटबुक इल्म में मौजूद मवाद में से किसी एक कदीम मुस्तनद और एक मेयार के माखज़ रिसर्च पेपर का इंतखाब करें। फिर पहले पैराग्राफ में उसका मुदल्लल और मरबूत खुलासा पेश करें। दूसरे पैराग्राफ में उसी माखज़ से मेरी तहकीक से बराह रास्त मुतल्लिक एक अहम इक़्तिबास दर्ज करें। और तीसरे इतना तफसीली आगे मैंने देखें शिकागो मैनुअल स्टाइल का रेफरेंस भी उससे कहा कि वही वाला लेना। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी जामियात में उर्दू मकालात के राय तरीके के मुताबिक पहले फुट नोट और फिर मुकम्मल एकेडमिक रेफरेंस की सूरत में मुझे फराम करें। तहरीर का मजमूई उसलूब फितरी मरबूत और एक संजीदा, ये मुकम्मल एक जामे प्रॉम्प्ट है। इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको इस्तेमाल करना है। अब हम बाब दोम को के लिए यही आपने करना है। उसके बाद फिर जब ये मैंने अभी इससे एक आर्टिकल लिखवाना है, एक आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू करना है, उसके बाद आपने 20 का करना है, तो 20 के लिए भी आपने उसके बाद एक मुख्तसर सा प्रॉम्प्ट ही इस्तेमाल करना, और वो खुद ही बना लीजिएगा कि अब इसी तरतीब के मुताबिक दूसरा आर्टिकल फाइंड करें। अगर आप उसका नाम दे सकते तो ठीक, वरना कहें कि नोटबुक एलएम से दूसरा आर्टिकल लें, उन्वान दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका उन्वान कॉपी पेस्ट कर दो। वरना ऐसे ही वो खुद भी उसके बाद दूसरे नंबर वाला उठा लेगा, और फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपने बना लेना है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम ये देते हैं इसको, और ये अब कुछ देर तक बनाएगा। उसके बाद फिर हमें फाइन कर लेंगे, हम इसको देख लेंगे और उसको हम अपने साथ साथ कॉपी पेस्ट करते हैं या आखिर में इकट्ठा कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से करके आपने दूसरे बाब को लिखवाना है। अब जैसे ही ये तैयार होता है, एक मकाले का सैंपल आपके सामने आ गया, इसी तरीके से आपने पूरे बाब को लिखना है और तरतीब से इसी तरह से लिख कर आगे चले जाना है। उसने 5 मिनट लगाए हैं, और उसके बाद ये मुझे लिख कर दे दिया है, कहते हैं कि खुश आमदेद, हम इस दूसरे बाब को जो है ना मिलकर हम लिखेंगे, एक बेहतरीन इल्मी शाकार बनाएंगे और लिटरेचर रिव्यू की असल बुनियाद करेंगे। आइए, साहब का लिटरेचर का जायज़ा मरहला अव्वल में करेगा कि भाई सबसे पहले मुंतखब जो मोहम्मद अदनान फैसल है उसका ये इंग्लिश में लिखा हुआ आर्टिकल है, इसको पहले कहते हैं कि मैं लूँगा। पहले उसका खुलासा जिक्र करता है।
और आपने यूं नहीं करना आम इक्तबास, ये सारी हेडिंग आपने नहीं लिखनी है। आपने तो वहाँ अपने तौर पर गोया कि ये खुद आपकी लिखाई होनी चाहिए वहाँ पे आपके पेपर के अंदर। इसको देखते हुए आप अपने अल्फाज में लिखेंगे इसका खुलासा। और अगर आपको खुलासा डिटेल में लिखना है तो फिर इसी आर्टिकल को या किसी एक आर्टिकल को यहाँ आप आए। सही अथेंटिक काम आपको बता रहा हूँ अगर करना है, वो ये है कि आपके इस नोटबुक एलएम के अंदर या किसी भी नोटबुक एलएम के अंदर जो आपके खुद डाउनलोड करदा बुक्स या आर्टिकल्स हैं, उनमें से किसी एक को चेक लगाएं, बाकी सबको अनचेक कर दें। एक को चेक लगाएं और इधर आकर कहें कि भाई मुझे इस पूरे आर्टिकल की समरी चाहिए, तो यहाँ वो समरी आएगी। फिर एक दो चार प्रॉम्प्ट्स देकर एक एक आर्टिकल को समझें, और जो आपको वहां पे सोर्सेज तक पहुंचाए तो उसके सोर्सेज को, कोटेशन को कॉपी करें, किसी जगह पे पेस्ट करें, कॉपी करें, किसी जगह पेस्ट करें। ये है ओरिजिनल वर्क। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये आर्टिकल की ये वाली बात मेरे उधर होनी चाहिए, समरी इसने दे दी है, सारा काम इसने कर दिया, अब आपने कोटेशन उठाते जाना है। फिर आप जाकर उसको कह सकते हैं कि भाई इस आर्टिकल में ये कोटेशन है और इसका मैं खुलासा लिखना चाहता हूँ, तो आपको वो बेहतरीन सा वो बना कर देगा। अगर आप करना चाह सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई जल्दी जल्दी गुजारना है काम को, तो फिर उसका ये तरीका है। ये देखिए उसने एक इक्तबास जिक्र किया है, ठीक है, साथ उसका हवाला जिक्र किया है। और ये देखें हवाला जात, और नीचे ये गैप का, ये पूरा गैप का पैराग्राफ है। और ये शिकागो स्टाइल में देखें उसने आर्टिकल, और उसका जो उन्वान था वो इंग्लिश में ही रखा है जिस तरह था, और बाकी उसने उर्दू में रखा है। और मुकम्मल रेफरेंस देखें, ये इस तरीके से भी कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी के लिए आपने करना है, फुट नोट के लिए यूं लिख दें, कहते हैं मुकम्मल आगे बिब्लियोग्राफी के लिए इस तरीके से आपने चलना है। अब आगे आखिर में इसके सवाल को समझिएगा कि हमने पहले अहम माखज़ का जायजा मुकम्मल कर लिया जिसने तलबा के दलाइल पर बात की। अब क्या हम अगले मरहले में किसी ऐसे माखज़ की तरफ बढ़ें जो खासतौर पर पाकिस्तानी तालीमी पॉलिसियों और निसाब की इस्लामाइजेशन पर बेस करता हो, ताकि हम तालीमी निज़ाम के सख्ती पहलू को उजागर कर सकें। अब ये आपको ना चलने देगा, क्योंकि आपने कह दिया है प्रॉम्प्ट के अंदर कि 20 आर्टिकल्स के मैंने करना है, तो अब इसी तरह से आपको ये चलाएगा कि अगली मर्तबा में मैं ये करूं तो आप कह सकते हो कि हाँ ये करो। अगर आप चाहते हो नहीं अगला जो है वो आर्टिकल किसी और उन्वान पे होना चाहिए, या ये आर्टिकल जो आपकी मर्जी प्रॉम्प्ट दें, और देते जाएं लिखवाते जाएं, देते जाएं लिखवाते जाएं, और आपका ये बाब इंशाल्लाह आखिर तक चला जाएगा। ठीक है जी। अब हम आ, तीसरे बाब का जो मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है, वो आपको पता है तीसरा बाब किस पर है, अभी मैंने डिटेल में बता दिया। और वो है कि पूरी एक स्टोरी जिक्र करनी है रिसर्च मेथडोलॉजी की, और फिर डेटा इकट्ठा करने की और डेटा एनालिसिस की। उसको कैसे जिक्र करना है उस हवाले से हम इससे एक मशवरा भी लेंगे उस प्रॉम्प्ट में। उस मशवरे के मुताबिक आप आगे खुद ही चल लीजिएगा। मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देता हूँ। ये हम फिलहाल इसको मैं आगे नहीं चलने देता, क्योंकि इसने तो यही कहना है कि बाविदोम लिख रहा है, तो अब मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अब देना पड़ेगा। ये देखें मैंने बाब सोम के लिए कितना लंबा प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं अपने मकाले के तीसरे बाब यानी जो तरीका है तहकीक है रिसर्च मेथडोलॉजी की तफसीरी तहरीर तैयार कर रहा हूँ, जिसकी बुनियाद मेरे रिसर्च प्रपोजल में बयान करदा मुख्तसर मेथडोलॉजी और मुतय्यन करदा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अच्छा, आप यहाँ पे अपने प्रपोजल का हवाला दे रहे हो ना, तो अब एक बात तो ये है कि यहाँ पे लर्न इसके अंदर नोटबुक एलएम के अंदर मैंने खुद ही प्रपोजल वहाँ पे पुट किया हुआ है, इसको समझ आ जाएगा, ये पढ़ लेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे नहीं तसल्ली होती, तो यहाँ आकर अपना जो प्रपोजल है वो यहाँ पे दे भी दो इसको। और अगर ये भी नहीं करते हो तो आप कम से कम मेथडोलॉजी का और फ्रेमवर्क वाला जो सेक्शन प्रपोजल में था उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो इसके ऊपर, फिर ये प्रॉम्प्ट नीचे दो, तो ये और एक्यूरेट हो जाएगा। इसमें मुझे अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च के पूरे अमल को मनज़म, और जिसमें 20 शख्सियात के इंटरव्यूज की मनसूबाबंदी और करनी है, और पूरी कहानी में खुद यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर बता रहा हूँ। आपने इस प्रॉम्प्ट को पढ़ना है और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको रीट्वीट करना है। 20 इंटरव्यूज मैंने लिखे हुए, तो आप 30 कर लो मसलन। आपने उसी के मुताबिक, मैंने क्वालिटेटिव लिखा हो आप क्वांटिटेटिव कर दो। तो प्रॉम्प्ट को ना आंखें बंद करके नहीं डालना, वरना वो मेरी वाली रिसर्च आपके लिए लिख लिख देगा इसका ख्याल रखना है। तो उसके बजाय आपने इसको थोड़ा सा देखना है, वरना मैंने इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैंने इसको दी ना हो। ठीक है जी। अब देखते हैं, मैंने इससे मशवरा लिया है कि मुझे बताएं कि बाब सौम में तो ये पूरी स्टोरी मैंने जिक्र करनी है। अब मुझे बताओ कि इसकी हेडिंग्स क्या होंगी, ताकि उन हेडिंग्स के तहत फिर मैं लिखवाता चला जाऊं या खुद लिखता चला जाऊं। तो अब ये प्रॉम्प्ट जा रहा है बाब सौम के लिए, और देखते हैं कि हमें क्या देता है। सेम इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके ले जाना, और उसके बाद फिर जो ये हिदायत दे उस हिदायत को फॉलो करते जाना। जी। बाब सोम जो है वो आ गया है। और मैं जो ये जो कुछ बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बस पत्थर पे लकीर है और जो ये है तो यही होगा। मुमकिन है कि आपकी यूनिवर्सिटी आल टुगेदर चेंज चल रही है, यानी बिल्कुल इसके बरक्स चल रही है, वो कहते हैं नहीं तीसरे बाब में ये नहीं होता ये होता है। तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं चूंकि आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि आम तौर पे किस तरह होता है। जैसे कि यहाँ हमारी
IIUM के अंदर बकिया सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना वो इस तरतीब से चलते हैं, और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कहते हैं नहीं, ये तरतीब नहीं होनी है, वो तरतीब आपकी कुछ और होनी है। तो ठीक है, चूंकि जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं चैप्टर उसी से मुतालिक बनते हैं और वही आगे आपके चैप्टर्स चलते हैं ना, तो वो चैप्टर्स भी फिर इसी तरह हमसे बनवाते हैं कि जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसी के मुताबिक आगे आपने लिखना है। ये तरतीब वो नहीं होती, वो कहते हैं कि सारी जो मेथडोलॉजी है, सारी चीज़ें वो पहले ही बाब के अंदर होनी चाहिए, लिटरेचर भी उसी में होना चाहिए। तो हो सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी आपको क्या कुछ भी करवा सकती है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हम, लेकिन एटलीस्ट जो 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 ढांचा है वो कम अज़ कम आप यहाँ से सीख लो। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इल्हाद के मौजू पर रिसर्च का मामला है जी, तो इसमें मैंने जो सवाल दिया था तो कहता है कि ये तहकीकी आपके बहुत मुनज़्ज़म है, मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी हैं इसने कि आपने बेहतरीन प्रॉम्प्ट दे दिया। आपको 30 से 40 सफ़ात का मियारी ये मवाद इस बाब के अंदर डालना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे पहले तारफ़ होगा, ठीक है, यानी आप पस मंज़र बयान करोगे कि इस बाब के अंदर क्या चीज़ में जिक्र करूंगा। ज़ाहिर है कि हर बाब के अंदर इंट्रोडक्शन लाजमी होता है, ये बात याद रखें। हर बाब का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कंक्लूजन आखिर में होती है हर बाब का। कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन और कम से कम एक पेज की कंक्लूजन कम से कम होनी चाहिए, फिर बीच में जो है वो सारी बातें हर बाब की आपने करते रहना है। तो ये तहकीकी फ़लसफ़ा आपने करें, रिसर्च में पैराडाइम इसको आपने जिक्र करना है। कहता है कि फिर 3.3 की हेडिंग में हम डिज़ाइन को जिक्र करेंगे, 3.4 में मुंतखब शख्सियात और नमूना बंदी को जिक्र करेंगे, 3.5 में देखें प्रोफाइलिंग करेंगे, शुरका का तारफ़ करेंगे, 3.6 के अंदर हम इंटरव्यू गाइड की तश्कील करेंगे, 3.7 के अंदर हम सवालात की नौयत और तौसीक बयान करेंगे, 3.8 के अंदर ये देखें ये हम करेंगे 3.8 यानी 3 बाब है और 0.8 यानी उसकी ये जेली हेडिंग चल रही है। चौथे नंबर पर आ गया जी हमारे पास ये आ गया जी हमारे पास फील्ड वर्क और डेटा मैनेजमेंट। 3.9 में फील्ड वर्क की तफसीलात हैं, डेटा ट्रांसक्रिप्शन है, और इस तरीके से आगे चलकर हमारा सॉफ्टवेयर और एटलस्टी के ऊपर काम है, और फिर कोडिंग, कोडिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो है, और उसके बाद आगे देखें कोडिंग की जो दोनों अकसाम है वो हैं, फिर थीसिस की तश्कील है। तो ये देखें, और उसके बाद छठे नंबर पर नताइज की बसरी पेशकश और इल्मी दयानतदारी, आपने बसरी खाकों को यहाँ पे आपने पुट करना है और बताना है कि देखें ये खाका मैंने बनाया, ये खाका, तो हर एक खाका वहाँ पे आपने वर्ड की फाइल में अपने मकाले में लिखना है। ये एक कंप्लीट उसने दिया है। मैं अगर आप चाहते हैं तो ये भी मैं तीसरे कमेंट के अंदर डाल देता हूँ कि किस तरह से आपके तीसरे बाब की ये पूरी तरतीब, वरना अगर आप कमेंट ये देंगे वो कमेंट में आपको तरतीब से खाका बनाकर दे देगा। अब आखिर में यही कहेगा आपको कि ये हेडिंग्स आपको एक मुफस्सल नक्शा फराहम करती हैं। अब हम इस अमल को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आपके ख्याल में इन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा तफसील तलब है जिसे हम पहले तैयार करना शुरू करें? तो जाहिर है कि अब आप जो इसको प्रॉम्प्ट देंगे, सबसे पहला प्रॉम्प्ट मसलन देंगे यहाँ से, अगर जो प्रॉम्प्ट आपने देना है तारुफ का, तो तारुफ में भी आपने प्रॉम्प्ट के अंदर जो कुछ लिखवाना चाहते हो वो प्रॉम्प्ट में देना है। ये नहीं कि तारुफ लिख दो, ये सबसे सुस्त किस्म का प्रॉम्प्ट है। बल्कि आपने कहना है कि भाई तीसरे बाब के तारुफ में ये लिखो कि मैंने इतने आर्टिकल्स, इतने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, इतने इंटरव्यूज लिए हैं, और आगे इस बाब के अंदर इन सब का मैं अपने फ्रेमवर्क और रिसर्च मेथोडोलॉजी के मुताबिक तफसील से जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है और डेटा एनालिसिस किया है उसका मैं जिक्र करूंगा। ये है इंट्रोडक्शन इस बाब का। उसके बाद फिर एक एक चीज़ के ऊपर आप ना डिटेल में पहले प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट आपका देखें जिस तरह मैं दे रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट आपका हमेशा ज़्यादा अल्फाज का होना चाहिए, ताकि उसको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आगे आप लिखवाते चले जाएं। तो आई होप आज की इस वीडियो में हमने आपको बाब दोम और बाब सोम लिखने का जो तरीका है वो तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। अब कोई सवाल रहा नहीं है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर कहें, तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे, और अगर कहीं पे आप फंस जाएं, स्टक हो जाएं, तो वो भी हम आपको कर देंगे। ये आपका इनिशियली वर्क होगा, फिर आपका सुपरवाइजर आपको इंशाल्लाह ठीक करवा के दे देगा, और उसके फीडबैक के मुताबिक ही आपका फैसला होगा। हमारा फैसला कोई ज़ाहिर है कि हतमी नहीं होगा, ये एक रेंडम बात होती है जो आपको बताई जाती है, बाकी अंदर जाकर आपको खुद ही डिटेल में चीज़ें देखनी होती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बाब चाहरम और बाब पंजम आखिरी वो कर दें मुकम्मल, और उसके बाद थीसिस के हवाले से अगर कोई और चीज़ सामने आई तो वो करेंगे, और फिर एक कंप्लीट हम आर्टिकल लिखने का तरीका जो है वो एक ही वीडियो के ट्यूटोरियल में बता देंगे। तो इस तरह से करके हमारा ये रिसर्च पे मुफ्ती हसन का मुकम्मल हो जाएगा। अगर फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो कि एक आध दो वीडियोज़ वो साथ साथ ऐड इसमें होती चली जाएंगी, वरना ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।